हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल इन श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे HPAS CSET मैथ्स सेक्शन पार्ट 3। ओके, इसमें पहले जो दो हमारे इसके जो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने सिर्फ DI सॉल्व किया है। थर्ड पार्ट में मैथ्स सेक्शन में हम जो और क्वेश्चन उसको छोड़ के और क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, ये DI होगी थी। सेकेंड पार्ट में हमने ये वाली DI कर ली थी, लेकिन नाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके, ये भी कंप्लीट होगी थी। देखिए, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन थी, आपका लास्ट DI का क्वेश्चन था, उसको लोवेस्ट इन फिजिक्स है ना। अब देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा है द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 38, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 148, 243, 263 लीविंग द रिमाइंडर 4, 6 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। यानी एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा होगा कि जो 146, 148, 246 एंड 263 को अगर वो डिवाइड करेगा तो 4, 6 और 11 रिमाइंडर आनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 3 बड़ी बड़ी टंकियां हैं, है ना। बड़ी बड़ी टंकियां ले लेते हैं हम। एक हम 1000 लीटर की ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 1000 लीटर की। देखिए, सेकंड टंकी 500 लीटर की है, 500 लीटर की है। ओके, अब एक इससे छोटी ले लेते हैं, एक 100 लीटर की ले लेते हैं, और एक यहां पे हम 30 लीटर की ले लेते हैं। ओके, डन, यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब यहां पे हमको एक ऐसा बर्तन चाहिए, वो कैसा होना चाहिए कि जो अगर मैं इन सभी में पानी डालूं, उस बर्तन से अगर मैं इन सभी में पानी डालूं तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पानी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस जग से पानी डाला हुआ है उसमें वापस नहीं बचना चाहिए। वही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, यानी कि वो इतना बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन नंबरों को अगर डिवाइड करे तो यहाँ पे, खैर ये रिमाइंडर बोल रहा है पर मैं बात कर रहा हूं कि बिना रिमाइंडर के, है ना, ये वाली चीज यहाँ पे बता रहा हूं। तो आपके पास वो कौन सा बर्तन होगा, कितने लीटर का बर्तन होगा कि मैं अगर 30 लीटर में डालूंगा, 100 लीटर में डालूंगा, 500 लीटर में डालूंगा या 1000 लीटर में डालूंगा तो उसमें, उस बर्तन में वापिस कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका कॉमन एग्जाम्पल पता क्या होगा, इसका कॉमन एग्जाम्पल होगा आपका 10 लीटर का। कि अगर आपके पास 10 लीटर का जग है ना, 10 लीटर का कोई भी बर्तन है, तो अगर मैं 10 लीटर में 3 बार इसमें डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला बर्तन, ये वाला, इसको वो पूरा भर देगा। 10 लीटर को अगर मैं 10 बार, 10 लीटर के बर्तन से अगर मैं 10 बार 100 लीटर में 100 लीटर की टंकी में पानी डालूंगा तो ये फुल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा वापस। अब देखिए, अगर मैं 50 बार इसमें पानी डालूंगा तो ये भी फुल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा वापस। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, और अगर मैं 100 बार 100 टाइम्स इसमें डालूंगा पानी, 100 बार इससे इसमें पानी डालूंगा तो ये आपका फुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर ध्यान से देखें तो 30, 100
500 और 1000, इन सभी का HCF क्या होता है? 10 होता है ना। यानी इन सभी का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, जो इन सभी को डिवाइड कर सकता है ना, वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? जो इन सभी को डिवाइड कर दे, एक कॉमन नंबर होगा, वो क्या होगा? आपका 10 होगा। ये एग्जाम्पल के लिए था। होप सो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसमें रिमाइंडर क्या रखे जाए। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे इन्हीं टंकियों की मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता, इसमें से एक्स्ट्रा होता, मान लो इसमें 1002 होता, इसमें 503 हो जाता, इसमें 103 हो जाता और इसमें 32 हो जाता, तो सबसे पहले मैं क्या करता? उन चीजों को माइनस कर देता है ना। 2-2 लीटर या फिर 500 में से अगर मान लो 503 हो जाता, तो मैं 500 सबसे पहले इसको माइनस करके 500, 1000 और इसको 100 और इसको कितना ले आता? 30 पे ले आता। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 148, 246, 263 को भाग ऐसा नंबर देगा कि जो इनको भाग देने पर 4, 6 और 11 क्या बचने चाहिए? रिमाइंडर बचने चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जो आपका 148 है, इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 4 है ना। जैसे हमने 1000 में से भी निकाल दिया था, मैंने आपको बताया था 1000 में से भी हम कुछ निकाल देंगे। अगर 1002 होगा तो हम सबसे पहले वो निकाल देंगे। तो 148 में से मैं 4 निकालूंगा तो 144 बचेगा। इसी तरह से देखो 246, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा होता है उसमें। 246 में से 6, 240 और आपका नेक्स्ट है 263, इसमें 11 एक्स्ट्रा है, यानी 252 आपका बचेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, ये वही है, 144 लीटर की होगी, 240 की होगी और 252 की होगी। एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया है, जो उसने रिमाइंडर बोला था एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब देखो, इसका मतलब हमको 144, 240 और 252 का HCF निकालना है ना, वो जग 10 लीटर का, अभी आपको याद होगा। तो यहां पे भी हमको 144, 240 और 252 का HCF महत्तम समावर्तक निकालना है ना। ठीक है, तो 144 को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा? 12 गुना 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 140 होता है। 240 को करेंगे 12 गुना 20 होता है। ओके, अब देखिए 252 है ना। 240 20 होता है तो ये 21 होगा नेक्स्ट। ठीक है, 21 होगा इंटू 12। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास HCF क्या? HCF होता है जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे पीछे टंकी वाला क्वेश्चन किया था, उसमें 10 कॉमन था, 10 सभी में आता, 30 में भी आता, 30 में मतलब 10 गुना 3 30, आपका 100 था तो 10 गुना 10, तो 10 उसमें कॉमन आ रहा था सभी में। तो कॉमन जो होता है आपका, वो क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा था? 10 आ रहा है। यहाँ भी हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो अगर मैं 12 से इन सभी को डिवाइड करूंगा, 148, 240 और 263 को डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा? 4, 6 और 11 बचेंगे। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, नीचे हिंदी में यही क्वेश्चन है। होप सो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 16 एंड 240 रिस्पेक्टिवली। यानी HCF कितना है? 16, LCM कितना है? 240 है। अगर एक नंबर, वन नंबर इज 48, फाइंड द अनदर नंबर। एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी होती है ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो क्या होगा? देखो, HCF कितना दिया हुआ है? 16, LCM कितना दिया हुआ है? 240। ओके, अगर हमारे पास एक नंबर 48 है तो दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है,
ठीक है, ये बटे में आएगा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये तो यहाँ पे हमको अपॉन में लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली काट दूं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 men start together to travel the same way around a circular track जो कि 11 किलोमीटर का है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ट्रैक 11 किलोमीटर का है, ठीक, आगे पढ़ते हैं, अभी इसको पूरा पढ़ते हैं। Their speed are 4, 5, 1/2 and 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली when they meet at the starting point। ओके, अब यहां से हमें पता चल रहा है ये जो ट्रैक है ये कैसा है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, और जो सर्कुलर ट्रैक होगा इसमें क्या होगा, देखिए, जो ये सर्कुलर ट्रैक होगा इसमें क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक में ये 11 किलोमीटर का होगा, है ना, ये 11 किलोमीटर का, मतलब जो इसका आउटर एरिया है टोटल मिला के कितना है, 11 किलोमीटर है आउटर एरिया। अगर आउटर एरिया 11 किलोमीटर है, इसका मतलब सरकमफेरेंस ऑफ अ ट्रैक, है ना, जो इसका परिधि होगी, आउटर साइड होगा सर्कल का, वो 11 किलोमीटर का होगा। ठीक है, यानी जो पर्सन इसमें तीनों के तीनों दौड़ रहे हैं वो कैसे दौड़ रहे होंगे, है ना, यहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया होगा, है ना, यहां से दौड़ना इन्होंने शुरू किया होगा, ऐसे दौड़ेंगे और वापस 11 किलोमीटर कवर करके यहीं पे एक टाइम बाद ये तीनों के तीनों मिलेंगे। ओके, तो वो टाइम क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, है ना, अगर ये टाइम पूछ रहे हैं तो आपके स्पीड, है ना, स्पीड डिस्टेंस इनटू टाइम से ये क्वेश्चन है। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, गति बराबर है डिस्टेंस इन अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक चीज, हाँ, आपने एक चीज ध्यान रखनी, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इनसे पहले वाला जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने HCF निकाला था, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी कॉमन बोला गया है। ठीक है, तो कॉमन बोला गया होगा तो या तो हम HCF निकालेंगे या फिर LCM निकालेंगे, देखेंगे अभी क्वेश्चन में क्या होगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। अच्छा, अब सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, देखिए, अगर एक पर्सन है ना, मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास ऐसा है कि एक नंबर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है। ओके, है ना, तो इसमें से बताइए कि ऐसा कौन सा कॉमन नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2, 4 अगर 6 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो होता है उनका LCM। ठीक है, यानी आपके पास कितना आ गया, 12। 12 आपका ऐसा नंबर होगा, चाहे आप 2 से डिवाइड करो, चाहे आप 4 से डिवाइड करो, चाहे आप 6 से डिवाइड करो, तो ये तीनों के तीनों से 12 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों का LCM डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको क्या बोला है, आपको सबसे पहले टाइम निकालना है और फिर टाइम का LCM निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, है ना, देखो इससे बड़े वाले नंबर भी डिवाइड हो, जैसे 24 भी इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए लोएस्ट कॉमन, तो सबसे जो पहला नंबर डिवाइड होता है, लोएस्ट कॉमन होता है, वो 12 होगा। तो अब देखिए आगे, देखिए, तो अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, देखो, टाइम 11 किलोमीटर को सबसे पहले 4 घंटे में, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस है। सबसे पहले हम इनका नाम ले लेते, एक ए हो गया, दूसरा पर्सन बी हो गया और थर्ड पर्सन आपका सी हो गया। 11 किलोमीटर को ए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, डिस्टेंस 11 टाइम 4। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सबसे पहले इसको 5/1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11/2 बनेगा, 11/2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस 11 ही है और टाइम कितना है, 11/2 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना आ गया, यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा 2 आवर। हाँ, टाइम है 2 आवर।
ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे किया, आपने क्या करना है, 11/11/2 ऐसे था। आप क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे अपॉन यानी जो बटा फॉर्मूले का था, दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी गति, तो यहाँ पे मैं इस वाले बटे को 11 को डिवाइड में कन्वर्ट करके 11/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ये 11 बटा जो ये डिवाइड है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करके 11/2 को उल्टा करके लिख दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, अब सी की बात करते हैं। सी 8 घंटे 8 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे कितने टाइम में कवर करेगा ही, 11/8। ठीक है, ये आपका आ रहा है टाइम आवर्स में। ठीक, अब मैंने अभी 2 4 और 6 का एग्जांपल दिया था तो 12 आया था। तो अब यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं तीनों का एलसीएम लूंगा, तीनों का एलसीएम क्या क्या है, देखिए पहला है 11/4, ठीक है एलसीएम। सेकंड क्या है ना, 2 है तो मैं इसको 2/1 कर देता हूँ, 2 है 2/1 कर देता हूँ, ओके। थर्ड है 11/8। जब भी हम फ्रैक्शन, है ना, जो आपके पास ये भिन्न है ना, इनका एलसीएम लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला हो जाता है। जो चीज निकालनी है हमको न्यूमिनेटर यानी अंश का वही लेना पड़ता है। तो अब देखो 11, 2 और 11, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 11, 2 और 11 का एलसीएम आ जाएगा 22। ठीक है, इसको आपको प्रॉपर करना है। ठीक है, देखो 11, 2 और 11 ऐसे करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, देखो 11 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 1 × 1 × n, है ना, 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, और जो आपका हर है डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ, तो हर इसका एचसीएफ क्या आ गया, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ही तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 4 है 8 है लेकिन बीच में 1 है तो एक ही आएगा। तो यानी ये हो गया टाइम का एलसीएम कितना आ गया, 22 आवर आ गया, 22 घंटे आ गया। ठीक है, तो इसमें आंसर देखते हैं हम। आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हमारा आंसर है, यानी 22 घंटे बाद ये तीनों एक साथ फिर मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, एक व्यक्ति अपने भोजन का 2/5 फूड में खर्च करता है, भोजन में। 3/10 of his salary on house rent and 1/8 of his salary on clothes. He still has remains 1400 left. Find his salary. अच्छा देखिए, है ना, अगर एक आदमी की सैलरी हम ले लेते हैं x, ओके, वो उसका सबसे पहले 3/10 हाउस रेंट पे खर्च करता है। अच्छा, 3/10 वो हाउस रेंट पे खर्च करता है, हाउस रेंट पे खर्च करता है। नेक्स्ट 1/8 क्लोथ, और 3/10 हाउस रेंट। अच्छा, फूड पे रह गया, फूड पे कितना खर्च करता है वो, 2/5 खर्च करता है ना। तो यानी अभी तक वो टोटल कितना खर्चा कर रहा है, इन सभी को मैं ऐड करूंगा तो वो उसका टोटल खर्चा होगा अभी तक जो हुआ है। तो अगर मैं 3/10, 1/8 और 2/5 देखो, 3/10 प्लस 1/8 प्लस 2/5 इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, है ना। जो आपका डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लीजिए, 40 ऊपर है आपके पास, देखो सॉरी है ना, अब इसको ऐड कीजिए, देखो 16 + 12 28, 28 + 5 8 + 5 13 33। यहाँ पे x ले लेता हूँ सारे x। उसने अपनी सैलरी का 33/40, है ना, वो खर्च कर दिया। यानी यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम तो
अगर टोटल सैलरी उसकी x थी तो उसने खर्चा कितना करा 33/40x, यानी 40 में से उसने 33 भाग खर्च कर दिए, है ना, रेशो में, अनुपात में। अगर उसकी 40 सैलरी थी तो उसके 33 भाग खर्च हो चुके, बच्चे कितने 7/10। ठीक है, देखो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 33 में से माइनस कर देंगे 40 में से 33 माइनस करेंगे 7x/40, यानी उसके पास कितना बचता है, उसके पास केवल और केवल 7 भाग बचते हैं, और 7 भाग किसके बराबर होंगे 1400। यही है ना बचा हुआ, यहाँ पे 1400 लेफ्ट किया उसने, 1400 बचा, तो देखो 200, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 200 मल्टीप्लाई बाय 40, x की वैल्यू आ रही है 4 दूनी 8, यानी उसकी जो सैलरी थी वो थी 8000। ओके, तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अभी इसमें से आप निकाल भी सकते हैं, अब उसने फूड पे कितना खर्च किया, उसने अपना क्लोथ पे कितना खर्च किया, और उसने हाउस रेंट पे कितना खर्च किया, लेकिन आंसर क्या पूछा है हमको, तो उसकी सैलरी बतानी है, जो कितनी आ रही है 8000 आ रही है। डन, यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना, 41 हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओके, देखो कलर इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो, ऑयल इज नाउ बीइंग सोल्ड एट Rs27 पर केजी। ओके, अब जो ऑयल है वो 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। ड्यूरिंग लास्ट मंथ, लास्ट महीने क्या हुआ था, कॉस्ट वाज 24 पर केजी। कॉस्ट कितनी थी 24 रुपीज पर केजी थी, है ना, पर लीटर होना चाहिए था। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फैमिली रिड्यूस टू कंजम्पशन, सो कीप द एक्सपेंडिचर फिक्स। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का। ओके, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, ओके देखो, अगर कहीं पे हमारा खर्चा फिक्स है तो अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी, यानी जो आपका कंजम्पशन हो जाता है, कंजम्पशन या क्वांटिटी वो कम हो जाती है। ठीक है, और अगर उसी चीज की वैल्यू यानी प्राइस कम हो जाते हैं तो आपका क्या होगा, क्वांटिटी या एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी या कंजम्पशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, है ना, कि अगर यहाँ पे हम सिंपल बात ले लेते हैं दूध की, है ना, यहाँ पे क्या हो गया कि अगर 1 लीटर दूध 25 रुपए का मिलता है, ठीक है, 1 लीटर मिल्क एग्जांपल ले लेते हैं, 25 लीटर का मिलता है। यहीं पे अगर इसकी कीमत और आपके पास क्या, आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए फिक्स है, आपने 100 रुपए का, है ना, यानी एक्सपेंडिचर खर्चा हमारा फिक्स है। अगर यहाँ पे 100 रुपए आपके पास फिक्स है, 1 लीटर दूध 25 का मिलता है, तो आप यहाँ पे 100 के हिसाब से कितना ले जाएंगे, 4 लीटर ले जाएंगे, 100 हो गया पूरा। अगर यही 25 की जगह दूध अब हमें मिलता है 10 रुपए लीटर, एग्जाम्पल के लिए, ये होने वाला नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए लीटर, तो अब आप 100 रुपए में 10 लीटर दूध ले जा सकते हैं, है ना, यानी कीमतें घटी, प्राइस कम हुआ, तो आपका जो क्वांटिटी है, जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की जगह 10 लीटर आ रहा है, 6 लीटर ज्यादा आ रहा है, वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ध्यान से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी क्वांटिटी फिक्स है, ओके, अगर आपका एक्सपेंडिचर खर्च फिक्स है तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे प्राइस डाउन होगा तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। प्राइस और कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शन व्हेन योर एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, है ना, ये वाली चीज है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं प्राइस ले लेता हूं और फिर बात करेंगे रिड्यूस टू कंजम्पशन, है ना, फिर बात करेंगे कंजम्पशन या क्वांटिटी की। पहले कितना था, पहले मैं P1 लिख लेता हूं, प्राइस 1 को 27 रुपए पर केजी। सेकंड क्या था P2, है ना, उसके पहले कितना था, पहले आपका 27, पहले आपका 24 था, फिर आपका 27 हो गया था।
पहले आपका 24 था, फिर 27 हो गया था। ठीक है, परसेंटेज में ही निकालना है, इसने परसेंटेज में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 9 और 8। ठीक है, 9 और 8, 9:8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कंजम्पशन क्या हो गया, हमने अभी पढ़ा था कि कंजम्पशन और जो कंजम्पशन होता है आपका, कंजम्पशन क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्राइस व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। इसने बोला हुआ कि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, फिक्स है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ रहा है, कंजम्पशन में आपका फर्क पड़ रहा है 9 से 8 हो गया, कंजम्पशन एक कम हुआ है ना, 1 लीटर कम हुआ, ऐसे समझ लेते हैं ना। तो एक कम हुआ, कहां से कम हुआ, 9 से कम हुआ, 9 से कम हुआ 8 हुआ, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/9 की। अगर आप 9 लीटर ले रहे थे तो अब उसकी जगह 1 लीटर कम हुआ है, अब आप 8 लीटर ही ले रहे हैं, इसको इस तरह से समझो। लेकिन अगर मेरे को ये परसेंटेज में बताना पड़ेगा तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर मैं 100 और 9 को करूंगा तो 11,99 1/9%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। ओके, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, है ना, यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कंजम्पशन का आपको समझ, कंजम्पशन, प्राइस और एक्सपेंडिचर, इनका आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, 43 क्या बोलता है, A discount of 16% on the mark price of a book enable a man to buy a pen which cost 80 रुपए। Find amount he paid for the book। आपको अमाउंट बताना है जो उस किताब के लिए दिया गया है। देखिए, है ना, एक किताब के अंकित मूल्य में 16% छूट देने पर एक आदमी एक और पेन खरीद सकता है जिसकी कीमत 80 रुपए है ना। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। डिस्काउंट उसको 60% मिला, और डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे ही मिलता है। यानी अगर 100 रुपए मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है, तो उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 16% डिस्काउंट मिल रहा है। 100 का 16%, 16 यानी उसने कितना पे किया, उसने 100 में से 16 घटाएंगे तो उसने 84 ही पे किए, है ना। अब क्या हुआ कि जो उसको छूट मिली, है ना, बाय अ पेन, उससे वो एक पेन ले सकता है। यहाँ पे देखो छूट उसको कितनी मिल रही है, 16% की छूट मिल रही है। ओके, है ना, दिया हुआ भी है ना। तो 16% से वो क्या कर पा रहा है, 16% से पेन ले पा रहा है, और 16% यहाँ पे कितना है, 16% इक्वल टू 80 है, यानी 60% की वैल्यू 80 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड में 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 100% इक्वल टू 500 रुपीज। यानी उसने जो टोटल है, जो टोटल उसके ऊपर मार्क प्राइस था वो कितना था, 500 रुपए था। लेकिन उसने क्या पूछा हुआ, अमाउंट ही पेड फॉर बुक, है ना। तो यहाँ पे कितना उसको 80 की छूट मिल रही थी, 500 में से मैं 80 माइनस करूंगा कितना, 420 आंसर आ जाएगा, है ना। 420 इसका आंसर है, ऑप्शन सी। लेकिन ठीक है, इसको कैसे ले सकते हैं हम इसको और क्या ले सकते हैं, 500 का 84%, 0 से 0। ठीक है, डायरेक्ट करना है इसको, 500 में से आपने क्या करना है, 500 में से आपने कितना कम करना है, 80 कम करना है, क्योंकि उसको 80 का डिस्काउंट मिला तो 420, है ना। यानी कि 84 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया हमारा 420 आंसर। ओके, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। डन। आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 43। अब नेक्स्ट चलते हैं 44। अच्छा, 44 में क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ मनी लेंड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंटेड 968 इन 2 ईयर एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एनुअली, है ना। व्हाट सम, है ना, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है कि वो स्टार्टिंग में कितना, जो अमाउंट बना आपका लास्ट में कितना बन रहा है, 968 रुपए बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको फॉर्मूले से करेंगे, ये लेंथी हो जाएगा। यहाँ आपको क्या बोला हुआ है कि आपने मान लो किसी बैंक में कोई पैसा जमा कराया था, लेकिन
2 साल में हर साल 10% कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज उसके ऊपर लगता है, तो वो कितना बन जाता है 2 साल बाद? 968 रुपीज बन जाता है। अच्छा देखिए, जब यहाँ पे 10% की बात होगी तो हमारे पास क्या हुआ, ये नेट इफेक्ट हुआ ना 10% 2 साल के लिए। तो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो यानी 10 प्लस 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो गया 10 और 10 20, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई और ऐड करना है लास्ट में, तो 21, मतलब जो 2 साल में उसका कितना बन रहा है, 2 साल में 10% के हिसाब से 21% एक्स्ट्रा बन रहा है। तो आपके पास ये वाला क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया गया है जो लास्ट में बनता है। तो यानी 100 मूलधन होगा और 21 आपका क्या बन रहा होगा, उसके ऊपर ब्याज लग रही है। तो ये हुआ आपका 121% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 968 दे रखी है। 121% की वैल्यू दे रखी है 968 है, ठीक है। तो अगर 121% की वैल्यू 968 दे रखी है, आपने क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो 100% कैसे आ जाएगा, है ना, 1% सबसे पहले निकालते हैं, 968 अपॉन 121, ठीक है। तो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 121 का 8 गुना 8, 8 और 12 का 8 गुना 96, है ना, तो ये 8 आ गया। 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो यानी जो आपका अमाउंट जो स्टार्टिंग में सम था वो कितना था, 800 रुपए था, ओके। यानी ऑप्शन आपका बी आ गया, ठीक है। जब ये यहाँ पे 2 साल की ये बात करेगा तो आपको क्या याद रखना है, 2 साल के लिए हम कैसा लेते हैं, 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कितना आया था, 21% आया था ना। तो 2 साल के लिए हम करेंगे, है ना, यहाँ पे आपने नेट इफेक्ट ही लगाना है बस। अगर ये 2 साल या 3 साल के लिए भी पूछेगा तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें नेट इफेक्ट से आपका परसेंटेज जो उसने एनुअली आपका क्या दिया होगा, परसेंटेज दी होगी कि इतने % इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट के ऊपर ही नेट इफेक्ट लगाना है। तो इस तरह निकल जाएगा, है ना, फॉर्मूला यूज मत करना है, उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। डन, फॉर्मूले से भी निकल सकता है क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, यानी 800 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। A train is scheduled to cover a distance between two stations 46 किलोमीटर, केजी नहीं किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर apart in 1 hour. Okay, if it travels 25 kilometer at a speed 40 kilometer per hour, the speed of remaining journey to complete in schedule time. अच्छा, इसने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे आपका अगर 46 किलोमीटर का दिया हुआ है, ओके, और ये कितने, ये 1 घंटे में 46 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है। अगर 25 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करे, है ना, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखो इसने अब कवर कितना किया, इसने कवर किया यहां से यहां तक, ठीक है, इसने कवर किया 25 किलोमीटर, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, टोटल जो 1 किलोमीटर, देखो टोटल जो 46 किलोमीटर है वो 1 आवर में कवर होता है ना, यही इसने बोला हुआ है कि 46 किलोमीटर अपार्ट इन 1 आवर, 1 घंटे में कवर कर लेता है। तो अगर ये 25 किलोमीटर कितने घंटे में तय, कितनी स्पीड से तय कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा, दूरी बटा अरे स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टाइम सबसे पहले निकालना है। देखिए तो कितना टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा उसको, लगता है उसको लगता है 5/8 आवर, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है, 5/8 आवर। अब अगर मैं 5/8 की बात करूं
तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय अगर आप इसको 60 से करेंगे तो अप्रोक्स आपके पास 37.5 मिनट के आसपास ही आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको वैसे नहीं, इसको वैसे रखो 5/8 आवर। अब देखो, अब बचा हुआ तो वो 1 घंटे में तय करता है, तो अभी 5/8 1 घंटे में कितना पूरा का पूरा कवर करता है। लेकिन जितनी अभी 25 किलोमीटर तक ये कवर कर चुका है, 5/8 इसने टाइम लगाया, 1 घंटे का 5/8 हिस्सा, है ना। 8 में से वो 5 कवर, 8 में से उसने 5 हिस्सा लगाया टाइम का 25 किलोमीटर को कवर करने के लिए। अब बचा कितना, 3/8 आवर ये बच रहा है, क्योंकि आपको गिवन टाइम यानी किस टाइम में कवर करना है, ये कवर करना है 1 घंटे के अंदर। तो अब बचा कितना हिस्सा, 3/8 बच रहा है, ठीक है। 3/8 अगर आपका बच रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कितना, अब कितना कवर करना है, 25 में से अगर मैं बचा कितना 46, है ना। 46 में से मैं 25 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 21 किलोमीटर आपका बच रहा है। कितने टाइम में कवर करना है, 3/8। तो उसको स्पीड क्या चाहिए होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ये किसके बराबर हो गया, स्पीड के बराबर हो गया। अगर ये स्पीड के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको 7 का 3 गुना 21, ठीक है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपने क्या करना है, इस डिवाइड को नहीं समझ में आ रहा तो इस डिवाइड को आपने क्या करना है, इस डिवाइड को आपने भाग में लिख देना है और 8 को ऊपर। अब आप क्या करो, आप 8 ठीक है, आपने क्या करना है, अब ये आपके पास कैसे दिया हुआ, 1/8 की फॉर्म में दिया हुआ है ना। ये 1/8 की फॉर्म में 3 का 1 बन गया ना, 1/8 की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यानी ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7 गुना 8/1 यानी 56। ये आपका कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। इतना मत करना, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ही करना, नहीं तो 7 गुना 8 यानी आपको कितना टाइम, किस स्पीड से चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। डन। तो यहाँ तक हमारे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, है ना। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, 56 किलोमीटर पर आवर आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए 40, अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग Rs3 per liter if by selling the mixture at a same price as before the profit 20% is made, what amount of the pure milk in the mixture। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक प्योर क्वांटिटी का मिल्क था, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, प्योर क्वालिटी के जो मिल्क है, दूध है, उसमें हमने कुछ पानी मिलाया, कितना, 5 लीटर पानी मिलाया। और जो वो मिक्सचर था, किसका मिक्सचर, एक आपका दूध का और दूसरा पानी का मिक्सचर, उसको हमने सेम प्राइस पे बेच दिया। अगर वो 3 रुपए का हम ले रहे थे तो 3 पे ही बेच रहे हैं। लेकिन अब पानी मिलाने के बाद क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, अब पानी मिलाने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 20%, ठीक। तो आपको बताना है कि जो दूध की क्वांटिटी थी वो कितनी थी। ओके, चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं जो मिल्क था हमारा, दूध था, वो था x लीटर। ओके, अब इसमें मिक्स किया हमने, देखो मिल्क प्लस वाटर मिक्स किया तो कितना हुआ, x प्लस 5 लीटर मिक्स किया है, ठीक है, बोला हुआ है। और अब हमको क्या हुआ, अब जो आपका 3 के हिसाब से है वो कितना देखो, यहाँ पे प्योर मिल्क कॉस्टिंग Rs3 पर लीटर, अच्छा 3 के हिसाब से लिया है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे मिल्क भी आपका कितना, ये भी हम 3 के हिसाब से बेच रहे थे, इसको भी हम 3 के हिसाब से बेच रहे थे। ओके, अच्छा देखिए देखो, अगर हमने, देखो इसको ना, इसको एक
इजीएस्ट वे में समझते हैं। देखो 3 लीटर मिल्क था, ठीक है, तो 3 अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता, कुरकुरे के पैकेट होते, मान लो हमारे पास 3 कुरकुरे के पैकेट होते और हम उन्हें 10 रुपए पर पैकेट के हिसाब से खरीदते, तो हमारा कितना खर्चा आता, 30 आता, 30 रुपए आता ना, है ना। 3 कुरकुरे के पैकेट 10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, 30 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो क्वांटिटी हमने लिया था इनटू प्राइस पर पैकेट इक्वल टू टोटल प्राइस हो गया, है ना। इसी तरह से क्या होगा कि अगर हम सबसे पहले x लीटर दूध बेच रहे हैं, ठीक है, x लीटर दूध बेच रहे हैं और 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, तो हमारा हमने जो टोटल प्राइस पे किया है, टोटल प्राइस पे किया है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से वो कितना किया है, हमने 3x पे किया है, ठीक है, ओके। अब आप नेक्स्ट देखिए, यहीं पे क्या होता है कि अब इसमें 5 लीटर हमने क्या ऐड किया, 5 लीटर हमने नहीं, इसमें पानी ऐड किया, है ना, पानी ऐड किया 5 लीटर और उसको उसी प्राइस पे बेचा, 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा है। तो अगर 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा है, तो अब देखिए अब टोटल प्राइस जो पे किया गया है वो कितना है, तो 3x प्लस 15, ये है ना, 3 ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 15, ओके। अच्छा, एक हमारे पास 3x बन रहा है प्राइस जब उसमें कुछ मिलावट नहीं थी, और दूसरा कितना बन रहा है, दूसरा हमारा बन रहा है 3x प्लस 15 बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो इक्वल कैसे करूंगा, इसमें आगे क्या बोला हुआ है, इफ सेलिंग द मिक्सचर एट सेम प्राइस बिफोर प्रॉफिट, पहला कितना प्रॉफिट बनता था, 20% प्रॉफिट बनता था, ठीक है। अगर 20% प्रॉफिट बनता है ना, तो 20% प्रॉफिट कहां बनता है, अब देखो अगर मैं इसको इक्वल करूंगा, अगर मैं इसको इक्वल करूंगा, अभी इक्वल कैसे हो जाएगा, इक्वल ये तभी हो जाएगा जब यहाँ पे जो 20% प्रॉफिट है ना, मेड 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मतलब आपका 100 से 120 हो गया, 100 से 120 हो गया, यानी 20% प्रॉफिट को और मैं क्या लिख सकता हूं, 6/5, यानी पहले 5 भाग थे, अब कितना हो गया, अब आपके 6 भाग हो गए, ठीक है। तो इक्वल करना है तो ये आपका 20% प्रॉफिट पे जा रहा है, लेकिन बीच में इक्वल का साइन है, तो 6/5 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/5, इस साइड 6/5 हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया हुआ है ना, इस साइड मत लिख लेना आप कभी। तो कितना आ रहा है, यह है 18x और ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 75, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, और x को क्या माना है हमने, मिल्क माना है, बस यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू अगर 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू 75, काट दो इसको, 25 का 3 गुना 75, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 लीटर। तो यानी सबसे पहले जो आपका क्या था, जो हमारा स्टार्टिंग में मिल्क था वो कितना था, 25 लीटर था, इसका आंसर आ गया 25 लीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने नॉर्मल वे में कराया, लेकिन हम इसको एक एलिगेशन मिक्सचर से भी कर सकते हैं। अब एलिगेशन मिक्सचर क्या है, देखो, है ना, इसको हम एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एलिगेशन और मिक्सचर से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखो, ओके, देखो, अच्छा, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको बात की गई है सारी की सारी कॉस्ट प्राइस पे। एलिगेशन मिक्सचर में क्या होता है कि आपको एक ही चीज पकड़नी पड़ती है, या तो अगर इसने कॉस्ट प्राइस बोला गया है तो सबको कॉस्ट प्राइस में बना दो, है ना, क्रय मूल्य में बना दो। अगर किसी को विक्रय मूल्य पे बोला गया है तो सबको आपको विक्रय मूल्य पे ही बनाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पे ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइम जब मैं इसको पढ़ा तो
इसमें बोला हुआ है द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्ट 3 रुपीज पर लीटर। ओके ठीक है, तो हम हर एक चीज को कॉस्ट प्राइस पे ही बना देते हैं। ओके देखो, दूसरी चीज हमने क्या चीज देखी थी, अभी अभी हमने एक एक्सपेंडिचर और उसका अभी कंसेप्ट पढ़ा था कि आपका क्वांटिटी यानी कंजम्पशन और जो आपका क्वांटिटी कंजम्पशन और प्राइस, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और प्राइस ही बोल सकते हैं। कंजम्पशन कब बढ़ेगी, जब प्राइस घटेंगे, है ना, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसे ही बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हुआ है, देखो सबसे पहले इसमें 5 लीटर पानी हमने ऐड किया, हमें दूध का पता नहीं है कितना दूध है, लेकिन हमको एक पता है कि कॉस्ट आपकी कितनी थी, 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से थी। ओके, और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब इसमें पानी मिलाया गया तब उसके बाद क्या हुआ, उसको 3 रुपए पे ही 20% का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो उस केस में अगर ध्यान से देखें, देखो अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका कितना है, 3 रुपए, है ना, जब आपके पास क्या था, प्योर मिल्क था, ठीक है, प्योर मिल्क था, तो कॉस्ट प्राइस आपकी 3 रुपए पर लीटर थी। लेकिन अब क्या होता है कि इसके साथ मिक्सचर किया गया। अब देखो सीपी में क्या किया गया, अब बात है मिक्सचर की, मिक्स किया गया है पानी, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस घट जाएगी, है ना, पानी मिला के, क्योंकि पानी का कॉस्ट प्राइस 0 लिया जाता है। तो अगर पानी का उसको 120% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6/5 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका उल्टा आपका सीपी हो जाएगा, यानी 5/6 आपका खर्चा हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो उसको मिक्सचर के साथ खर्चा पड़ रहा है, वो कितना पड़ रहा है, 3 का 5/6 यानी 80% पड़ रहा है, ठीक है। 5/6 आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 दिए 15 और इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐसे कर दो, 5/2 यहां से कर दो, और 2 दूनी 4, 1। अब उसको खर्चा कितना पड़ रहा है, पहले 3 पड़ रहा था, लेकिन जब उसने पानी मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया, तो कितना पड़ रहा है, अब 2.5 रुपए पर लीटर पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा एलिगेशन एंड मिक्सर में, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा एवरेज ऑफ सीपी, है ना। यहाँ पे ऊपर कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क और क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। है ना, क्रय मूल्य और ये आपका मात्रा, इतनी इतनी मात्रा होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितना था, 3 रुपए था, ओके। एवरेज क्या है, एवरेज आपका 2.5, बीच की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है। वाटर का जो मूल्य लेते हैं हम, क्रय मूल्य लेते हैं, हम 0 लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना आएगा, देखो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आएगा 2.5 को, अगर मैं 0 से, है ना, 0 से मैं 2.5 को माइनस करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 2.5, तो ये आया मिल्क का। अब देखो 3 में से 2.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, है ना। 3 में से मैं 2.5 को माइनस कर दूंगा तो आधा ही बचेगा। अब देखो इनका रेशियो निकालो, अच्छा इनका मैं रेशियो निकालता हूँ, क्वांटिटी का रेशियो निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो क्वांटिटी
दूध की, और क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है, वाटर की कितनी हो जाएगी 2.5 और 0.5, है ना। डेसिमल आपका एक जगह है तो इसको मैं 5 और 25 भी लिख सकता हूँ, बाकी काट दो इसको, ये डायरेक्ट कटेगा क्योंकि देखो ये 5/10 बनेगा, ये भी 25/10 बनेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, दशमलव हटा के, पर ये ऐसे ही काट देना आप, ओके। इसको ज्यादा 1 पंजा 50 और 25 पंजा और 5 पंजा 25, 1 और 5 का रेशियो आ रहा है। अब आपको क्या पता था, अब मेरे को वाटर पता था, वाटर कितना है, वाटर है आपका 5 लीटर, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने 5 मल्टीप्लाई किया तभी तो 5 लीटर आएगा ना, 5 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करके। अब देखो जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है उसी को आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसने यही तो पूछा है कि आपका दूध कितने लीटर है, दूध कितने लीटर, मिल्क कितने लीटर आ रहा है, 25 लीटर आ रहा है, तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 12 आवर and can return the same distance 18 hour if the stream flow at the rate of 6 km per hour, then find the speed of Kamal in still water। देखो 2-3 चीजें होती है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है डाउनस्ट्रीम, ये है अपस्ट्रीम, और ये है आपका बोट या फिर स्टिल वाटर। और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ लूंगा मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यहाँ भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होती है, डाउनस्ट्रीम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब कोई भी नाव धारा की दिशा में चलती है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब धारा की दिशा के विपरीत चलती है ना। स्पीड बोट की और किसी भी जो पर्सन की स्पीड है वो सेम रहती है, अगर ठहरा हुआ पानी हो तो वहां पे स्टिल वाटर या फिर स्पीड ऑफ बोट काउंट की जाती है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की गति क्या होगी, ठीक है। अब देखो, है ना, अब कमल कैन रो अ डिस्टेंस 12 आवर एंड रिटर्न सेम एट 18 आवर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कमल एक 12 घंटे में कोई दूरी को किस उसमें करता है, किसी दूरी को 12 घंटे में डाउनस्ट्रीम करता है, डाउनस्ट्रीम में करता है, और 18 घंटे में अपस्ट्रीम में करता है। यानी अगर वो नाव धारा की दिशा में चलती है तो वो 12 घंटे में कोई डिस्टेंस कवर करती है, और अगर उसके विपरीत चलेगी तो वो 18 घंटे में तय करती है। देखिए अब जो डाउनस्ट्रीम होते हैं, है ना, धारा के साथ, वो क्या हो जाता है, उसको हम x मान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होगा, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसने 6 दे रखा है, यहाँ देखिए ये इसने 6 दे रखा है, इसने 6 दे रखा है, ठीक है। तो अब अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूंगा तो सबसे पहले आपकी बोट की स्पीड होगी, है ना, बोट स्टिल वाटर की स्पीड होगी, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी इक्वल टू डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ओके। देखो यानी x प्लस 6 हो गई, गति होगी, स्पीड होगी, है ना, स्पीड है ये डाउन स्ट्रीम, यानी स्पीड है ना, गति। दूसरा, अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, धारा के दिशा के विपरीत की बात करूं, u और p लिख दिया अपस्ट्रीम, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या बोला हुआ है, इफ द स्ट्रीम फ्लो 6, अच्छा अब देखो टाइम आपको दिया गया है 12 घंटे में डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम 12 घंटे में, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्पीड है इनटू टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया, है ना, स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया आपका, दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो यानी दूरी आपकी सेम है तो मैं इसको डिस्टेंस बना देता हूं, इक्वल टू 18x माइनस 6, ठीक है, मैंने ये दूरी बना दी, और दूरी कैसी है आपकी, सेम है ना।
स्पीड इनटू टाइम, समय गुणा देखो समय गुणा गति, ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमको x की वैल्यू तो चाहिए 12x प्लस 12×72 इक्वल टू 18x माइनस 108। ओके, 18 को इस साइड लेके आओ, है ना, इसको इस साइड ले जाओ। ठीक है, तो यह है 6x माइनस 6x इक्वल टू 180 आ रहा है, माइनस 180 आया। ठीक है, अब देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर। x की जो गति आ रही है, यानी जो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड हो जाएगी, या स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी किसी भी आदमी की होगी 30 किलोमीटर पर आवर। इसलिए तो पूछा स्टिल वाटर में, है ना, जो आपके शांत धारा में होगी तो कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके, है ना, होप सो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 48। The ratio of, है ना, ratio of alcohol and water in a mixture 44 liter is 4:5, है ना। How much water should be added to the mixture make the alcohol and water ratio 2:3? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 44 लीटर आपके पास टोटल मिक्सचर है, जिसमें पानी, जिसमें अल्कोहल 6 है और पानी 5 है, तो दोनों को मिलके 44 लीटर बनाए। 6 + 5 दोनों का अनुपात 6 और 5 है, तो 11 हो जाएगा। यानी एक भाग में 4 लीटर है, एक भाग में 4 लीटर है। अगर एक भाग में 4 लीटर है तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा 6 × 4 24 लीटर, है ना। और सेकंड क्या है, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर 20 हो जाएगा, 5 × 4 यानी 20 हो जाएगा, है ना। ये आपका अल्कोहल, ये आपका वाटर है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, अब इसमें वाटर ही ऐड करना है। देखो 24 लीटर तो आपका अल्कोहल हो गया, वाटर ऐड करना है, कितना ऐड करना है हमें नहीं पता। एडेड टू मेक अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 36 इंटू, है ना, ये इधर ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 + x, है ना, ये एक बचा है तो ये एक के साथ होगा। तो यहाँ पे 36 में से मैं 20 माइनस करूंगा इक्वल टू x, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 16 लीटर। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 लीटर हो जाएगी x की वैल्यू, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। डन, है ना। यहाँ तक आपको होप सो अच्छा पेपर ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर आ गया 16 लीटर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लास इज 20 ईयर्स। ठीक है, एक कक्षा में जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 साल है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 25 ईयर्स while average age of 15 girls is 15 years. The number of girls in a class is 10. The number of boys in the class, number of boys निकालना है। ठीक है ना, ये डायरेक्टली यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से, लेकिन पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट सीखिए। देखिए अब मैंने आपको एवरेज बताया था, मैंने आपको बताया था कि टोटल क्या होता है। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सम की। सम क्या होता है, सम होता है आपका एवरेज मल्टीप्लाई बाय गिवन नंबर। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयज की, फिर करेंगे गर्ल्स की, और फिर करेंगे टोटल की, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक अच्छी चीज दी गई है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इज 10। अगर
गर्ल्स की संख्या 10 है और उनका एवरेज कितना है, 15 है, तो यानी टोटल जो गर्ल्स की एज हो जाएगी, कोई 10 साल की होगी, कोई 15 साल की होगी, कोई 25 साल की होगी, कोई आपका 7 साल की होगी, वो टोटल मिला के जो उनका टोटल एज का सम आएगा, योग आएगा, वो कितना आएगा, 150 साल आएगा, है ना 150 ईयर्स आएगा। ठीक है, गर्ल्स कितनी है, 10 है। ओके, गर्ल्स अगर 10 है तो अब हमको क्या बोला गया, हमने टोटल मान लिए। अब हमने टोटल क्या मान लिए, टोटल जो स्टूडेंट है क्लास में वो हमने x मान लिए। ओके, तो अब बॉयज कितने आ जाएंगे, x में से अगर मैं टोटल में से मैं गर्ल्स को माइनस कर दूं तो बॉयज आ जाएंगे। ओके, अब देखो एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास इज 20 ईयर्स, तो यानी टोटल जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 20x हो जाएगी, 20x हो जाएगी, है ना। इसको y, इसको क्या करते हैं, इसको y रहने देते हैं ना, ईयर्स मैंने y लिख लिया था लेकिन नीचे वेरिएबल है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो 20x आएगी। अब देखो बॉयज की कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x माइनस 10 है, तो यहाँ पे उनकी एज कितनी हो जाएगी, है ना, नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई बाय एवरेज, एवरेज कितना है 25 है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से, अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि टोटल किसके बराबर हो जाएगा, देखो टोटल किसके बराबर होएगा, टोटल हो जाएगा बॉयज की एज प्लस गर्ल्स की एज इक्वल टू टोटल, है ना, टोटल हो जाएगा। अब बॉयज की एज देखिए, बॉयज की एज कितनी आ रही है, बॉयज की एज आ रही है 25 x माइनस 10 प्लस गर्ल्स की एज कितनी आ रही है, गर्ल्स की एज आ रही है 150 इक्वल टू 20x, टोटल है 20x, टोटल एज है 20x। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 25x माइनस 250 प्लस 150 इक्वल टू 20x। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा, जो आपका वेरिएबल वाला है पार्ट है, यानी चर वाला पार्ट है, उनको एक साइड ले आओ, और जो दूसरे वाला पार्ट है जो जिसमें चर नहीं है उसको दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारा, देखिए 20x, the average age of all the students 20 years। ठीक है, the average age of boys is 25 into 250। ओके, ठीक है, एंड है ना, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया ये 100, यहाँ पे 100 हो गया ये। ठीक है, 100 हो गया, लेकिन ये 100 कैसा आएगा, माइनस का, दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा। चलो इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ, है ना, एक सेकंड जस्ट रुको, इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये कितना आएगा आपका, देखो 25x, यहाँ पे आएगा ये माइनस 100। ठीक है, 250 में से मैं 150 माइनस करूंगा तो माइनस 100 आ जाएगा, है ना। 20x, देखो 20x इस साइड आएगा तो 25x माइनस 20x, माइनस का 100 दूसरी साइड चला जाएगा तो आपके पास बनेगा ये प्लस का 100 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x इक्वल टू 100, 20x, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20। ठीक है, और x आपने क्या माना था, x माना था क्लास में कुल बच्चों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 20 है, तो हमको क्या बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। 20 टोटल स्टूडेंट है, 10 लड़कियां हैं तो लड़के भी कितने हो जाएंगे, लड़कों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या भी 10 हो जाएगी, है ना। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, यानी 10 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद दे रखा है आपको रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इससे आगे आपकी रीजनिंग शुरू हो गया। ठीक है, देखिए आपकी सारी की सारी रीजनिंग मैथ कंप्लीट हो चुका है ना। ये आपकी सारी की सारी ये डायरेक्शन के क्वेश्चन आ गए, है ना, यहाँ से आगे आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग गिवन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आगे पूरी की पूरी आपकी रीजनिंग स्टार्ट होगी। ठीक, होप सो आपको यहाँ तक वीडियो ये पसंद आ गई होगी। हमने 2021 HPS CSET जो उसका मैथ सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 चैप्टर है। एक आपका परसेंटेज हो गया, एक रेशो हो गया, एक आपका परसेंटेज रेशो के साथ साथ आपका एवरेज
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 3 से 4 चैप्टर है जिसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओके, तो यहीं इस वीडियो को हम एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।